हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर प्रीतम सुलाखे फ्रॉम न्यूक्लियस आईवीएफ पुणे। हमने ये चीज नोटिस की है कि जब भी आप कहीं जाते हो, कहीं घूमने जाते हो और कभी आप आईवीएफ का ऐसा बोर्ड नोटिस करते हो किसी हॉस्पिटल पे, तो आपके मन में हमेशा सवाल आता है कि इस आईवीएफ सेंटर में सिर्फ आईवीएफ किया जाता होगा। बट ये कंप्लीटली मिथ है, ऐसे हमेशा नहीं होता है। कोई भी आईवीएफ सेंटर या फिर आईवीएफ कंसल्टेंट आपका हमेशा आईवीएफ ही करेगा ये जरूरी नहीं है। उसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, जैसे कि नेचुरल ट्राइज या फिर ओवुलेशन इंडक्शंस, ओवुलेशन मॉनिटरिंग, एचसीजी इंजेक्शंस फॉर ओवुलेशंस एंड आईयूआई। ये सारे स्टेप्स अगर फेल हो जाते हैं तो फिर हम आईयूआई के बाद में आईवीएफ के बारे में सोचते हैं। लेकिन देयर इज अ सेट ऑफ पेशेंट जहाँ पे हमें आईवीएफ की जरूरत हमेशा पड़ती है। तो आईवीएफ के बारे में जानने के लिए मुझे लगता है कि हमें नॉर्मल एनाटॉमी फीमेल की जानना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उसी पे आईवीएफ या फिर आईवीएफ की ट्रीटमेंट डिपेंड करती है। प्रेगनेंसी प्लान करते समय हमें 5 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट पे ध्यान देना पड़ता है। पहली चीज होती है ओवरीज, जहाँ पे या फिर अंडाशय जहाँ पे एग्स बनते हैं। दूसरी चीज होती है फैलोपियन ट्यूब्स या फिर यूट्राइन ट्यूब्स जिसे हम कहते हैं, जिसका कार्य ये होता है कि वो जहाँ से एग रिलीज होती है उसको पकड़ के वो यूट्रस के तरफ ट्रांसफर करना। तीसरी चीज होती है यूट्रस इटसेल्फ, जिसे हम बच्चादानी या फिर गर्भाशय कहते हैं। चौथी चीज होती है शुक्राणु और शुक्राणु का काउंट। और पांचवी चीज होती है हार्मोन्स रिलेटेड इन फीमेल, जैसे कि थायराइड, प्रोलैक्टिन या फिर एफएसएच एंड एलएच। हमें ये जानना जरूरी है कि अगर सारी चीजें सब कुछ ठीक हो तो जरूरी नहीं है कि सारे पेशेंट्स में हमें आईवीएफ के लिए जाना पड़े, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स का ये मिथ होता है कि आईवीएफ सेंटर मतलब यहाँ पे सिर्फ आईवीएफ की ही ट्रीटमेंट होती है, बाकी ट्रीटमेंट्स यहाँ पे नहीं होती है। अब हम जानेंगे कि आईवीएफ की जरूरत एग्जैक्टली कौन से पेशेंट्स में होती है। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स मैटर करते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि बहुत सारी चीजें होती है या फिर ऑर्गन्स होते हैं पेल्विस में जो आईवीएफ कराने के लिए सजेस्ट करते हैं, जैसे कि ओवरीज। ओवरीज में बेसिकली 3 प्रकार हो सकते हैं ओवरी के फंक्शन में। पहला प्रकार है जिसमें ओवरीज एब्सोल्युटली नॉर्मल है, उनका एंट्रल फॉलिकुलर काउंट्स नॉर्मल है। दूसरी चीज है पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिसीज या फिर पीसीओडी, जिसमें बहुत सारे स्त्री बीज होते हैं बट उसमें ओवुलेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है। और तीसरी चीज होती है जिसमें एग्स बहुत कम बनते हैं या फिर उनका एएमएच लेवल या फिर एंट्रल फॉलिकुलर काउंट बहुत कम है। इन चीजों में हम धीरे धीरे डिफरेंट टाइप्स में हम डिस्कस करेंगे। जहाँ पे नॉर्मल ओवेरियन काउंट या फिर पॉलिसिस्टिक ओवरीज होते हैं, वहां पे हम जनरली पहले 2 या 3 साइकिल नेचुरल ट्राइज, जिसके साथ में फॉलिकुलर मॉनिटरिंग के साथ में हम ओवुलेशन इंडक्शन एजेंट्स दे के देखते हैं। उसके बाद में अगर इससे प्रेगनेंसी नहीं रहती है 2 या 3 महीने के बाद में, तो फिर हम इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशंस के लिए ट्राई करते हैं। अगर इसके बाद भी प्रेगनेंसी नहीं होती है तो फिर हम सजेस्ट करते हैं आईवीएफ के लिए। कुछ पेशेंट्स में अगर फैलोपियन ट्यूब रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो, फॉर एग्जाम्पल जब हम किसी पेशेंट की लैप्रोस्कोपी करते हैं और हमें पता चलता है कि पेशेंट्स के दोनों ट्यूब्स ब्लॉक है, या फिर ट्यूब्स के जो फिम्ब्रियल एंड्स होते हैं या फिर एंड्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ चिपके हुए हैं, या फिर ट्यूब्स एंड ओवरी इनका रिलेशन अलग अलग है, ट्यूब कहीं एक जगह है, ओवरी कहीं एक जगह है, तो ऐसे केसेस में जो एग रिलीज होता है वो ट्यूब से पिक नहीं होता या फिर उठाया नहीं जाता, इसलिए भी प्रेगनेंसी रहने में दिक्कतें आती हैं। तो इस केसेस में भी हम पेशेंट्स में आईवीएफ सजेस्ट करते हैं। तीसरी चीज आती है यूट्रस के प्रॉब्लम्स। यूट्रस के प्रॉब्लम्स में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स अगर हो तो ही हम आईवीएफ सजेस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मल्टीपल फाइब्रॉइड्स है जिनको निकाला गया है, एंडोमेट्रियम बहुत थिन रह रहा है नेचुरल साइकस में, या फिर कुछ पॉलिप्स है, पॉलिप्स निकालने के बाद हमने नेचुरल ट्राई आईयूआई ट्राई किया है और प्रेगनेंसी नहीं रही है, यूट्राइन सेप्टम्स है, सेप्टम्स को रिसेक्ट किया है लैप्रोस्कोपी हिस्टोस्कोपिकली, लेकिन उसमें भी प्रेगनेंसी रहने में दिक्कतें हैं, तो ऐसे केसेस में फाइनली आईवीएफ का ऑप्शन हम पेशेंट को सजेस्ट करते हैं। एक और इम्पोर्टेंट कंडीशन होती है जिसे कहते हैं एंडोमेट्रियोसिस,
जिसमें ऐसे देखा गया है कि रेट्रोग्रेड मेंस्ट्रुएशन की वजह से जब नॉर्मली पीरियड्स जो है नॉर्मल यूट्रस के बाहर आने चाहिए, वो कभी कभी फैलोपियन ट्यूब्स के थ्रू अंदर पेट में गिर जाते हैं, जो ब्लड है वहां पे एक्यूमुलेट होता है और उसकी वजह से कुछ सिस्ट बन जाती है। और ये जो सिस्ट होती है वो हमें प्रिवेंट करती है अच्छे क्वालिटी के एग्स बनने के लिए, स्पर्म के ट्रांसपोर्टेशन के लिए, एग के ट्रांसपोर्टेशन के लिए बाधा बनाती है। तो ऐसे केसेस में भी, सीवियर केसेस में आईवीएफ की जरूरत इन पेशेंट्स में होती है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट इज द मेल फैक्टर। मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी जब हम डिस्कस करते हैं तो उसमें बेसिकली दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं। एक होता है मेल के शुक्राणु के पैरामीटर्स, जैसे कि काउंट कम होना, मोटिलिटी कम होना, एबनॉर्मल मॉर्फोलॉजी या फिर एबनॉर्मल डीएनए फ्रैगमेंटेशन इंडेक्स। तो ये पेशेंट्स अगर बहुत ज्यादा एबनॉर्मलिटी होती है, बहुत कम काउंट होते हैं, तो इनमें डायरेक्टली हमें आईवीएफ का ऑप्शन हम पेशेंट के साथ डिस्कस करते हैं। या फिर कुछ पेशेंट्स में बिल्कुल ही शुक्राणु नहीं होते हैं, जीरो काउंट्स होते हैं, ऐसे केसेस में भी हमें पेशेंट्स के साथ आईवीएफ डिस्कस करना पड़ता है। इसके अलावा अगर सेक्सुअल कांटेक्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो, जैसे कि कंप्लीट इरेक्टाइल डिसफंक्शंस, तो ऐसे केसेस में जब सेक्सुअल कांटेक्ट प्रॉपरली नहीं होता है और हम 2 या 3 बार आईयूआई ट्राई करने के बाद भी प्रेगनेंसी नहीं रहती है, तो हमें पेशेंट्स को आईवीएफ का ऑप्शन डिस्कस करना पड़ता है। ये हो गए अब नॉर्मल पेशेंट्स की बातें, बट कुछ पेशेंट्स में हमें डायरेक्टली मेडिकल प्रॉब्लम्स डिस्कस करनी होती है, जैसे कि कुछ पेशेंट्स में जहाँ पे कैंसर रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है और उनमें कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी का ट्रीटमेंट देना पड़ता है। ऐसे केसेस में हम उनको आईवीएफ का ऑफर करके उनके एग्स निकाल के उनके हस्बैंड के शुक्राणु के साथ में फ्रीज करके रखते हैं एम्ब्रियोज को। और ये जो एम्ब्रियोज होते हैं वो हम जब पेशेंट पूरी तरह से कैंसर से फ्री हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं, तब उनके गर्भाशय में वापस ट्रांसफर करते हैं, ताकि वो पेशेंट्स अपने खुद के जेनेटिक चाइल्ड को बेयर कर सके। बहुत सारे पेशेंट्स आजकल हमें पूछने लगे हैं, जिसे हम सोशल रीजन के लिए आईवीएफ कहते हैं। जैसे कि आजकल की बहुत सारी जनरेशन्स हमें पूछते हैं पेशेंट्स की, सर हमारा अभी अगले 5 साल तक प्रेगनेंसी का कोई प्लान नहीं है, या फिर हमें अभी बच्चा नहीं चाहिए लेकिन 5 साल 10 साल बाद प्रेगनेंसी प्लान करनी है, अभी सिर्फ हमें मैरिज के बाद में जो कोई भी हमारा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, ये सारी चीजें डिस्कस करनी है, उसके बाद ही हम प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर सकते हैं। तो देयर इज अ कंपोनेंट कॉल्ड एज अ सोशल एग फ्रीजिंग। इसमें जैसे ही यंग पेशेंट्स होते हैं, जस्ट मैरिड हो या फिर अनमैरिड पेशेंट्स है, उनमें एग्स आईवीएफ के हाफ ऑफ द कंपोनेंट, जैसे एग्स का स्टिमुलेशन है, ये सारी चीजें करके हम एग्स उनके निकाल के फ्रीज करके रखते हैं और उनको हम जब भी उनका प्रेगनेंसी का प्लान रहेगा आगे, तो उसमें हम यूज कर सकते हैं। तो इसे हम एग फ्रीजिंग कहते हैं और जिसके सक्सेस रेट्स कंपैरेटिवली अच्छे हो चुके हैं। तो ये हो गई सारी डिस्कशन अबाउट आईवीएफ की रिक्वायरमेंट इन पेशेंट्स। अगर इसके बारे में आपके कोई भी सवाल हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। हमारी टीम जितना जल्दी हो सके आपसे कांटेक्ट करेगी और आपके सभी सवालों का जवाब देने की कोशिश करेगी।